हेलो स्टूडेंट्स, तो ये इस चैप्टर का है हमारा लास्ट टॉपिक और इसके साथ हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इकोलॉजी। तो चैप्टर्स को रिवाइज दोबारा कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अच्छा सॉरी मैं तो बताना भूल गई, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स को अब फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमंस के लिए कितनी बेहतरी से काम कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो हर रोज का लाइफस्टाइल है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बड़ा कंसर्न है उसमें, है ना। हम बहुत ज्यादा, भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जानवर नहीं आके पॉल्यूशन करते, हम ही पॉल्यूशन करते हैं। हम भी जानवर हैं लेकिन जानवर हमसे ज्यादा समझदार हैं। The use of chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. वैसे ही हमारा पॉल्यूशन दिन बाय दिन बढ़ रहा है। हर रोज पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, हर रोज हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि पॉल्यूशन जो है बढ़ता रहता है। फिर फिर ऊपर से आ जाते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनका यूज हम अपने खेतों में खरपतवार की मतलब फसल को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन ये भी किसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये भी पॉल्यूशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा रोल प्ले करते हैं, मैम बड़ा अच्छा काम करते हैं। अच्छा नहीं, विलेन का रोल प्ले करते हैं, विलन की तरह काम करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, हमारे लिए खतरा खड़ा करते हैं ये केमिकल्स। जबकि ये केमिकल्स हम ही यूज करते हैं, तो अपने लिए खतरा कौन खड़ा कर रहा है, हम खुद ही खड़ा कर रहे हैं। ठीक। Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming. अब हम समझ गए हैं, बिल्कुल अब हम समझ चुके हैं कि ये जो ओवर यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी गंदा मिलेगा तो बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तो काम नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो देश का इकोनॉमी डाउन चला जाएगा, देश का इकोनॉमी डाउन चला जाएगा तो दूसरे देश आके हम पे अटैक कर देंगे। ठीक। हम किसी दूसरे के सामने उतना अच्छे से स्टैंड नहीं ले पाएंगे, तो बड़ी सारी दिक्कत हो गई भाई। इस दिक्कत के साथ तो इतनी सारी दिक्कतें जुड़ी हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू कर दिया जाए। ठीक है, ओके। तो यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, क्या करेंगे हम अब, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ओके फाइन। क्या यूज करेंगे, बायो, बायो मतलब मैम अच्छा लिविंग, लिविंग फर्टिलाइजर यूज करेंगे हम। ऐसे फर्टिलाइजर यूज करेंगे हम जो हमारे पानी को गंदा ना करे, जो पॉल्यूशन ना करे, और फिर अल्टीमेटली हमें गंदा पानी नहीं मिलेगा, हम बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम कोई हम पे अननेसेसरी अटैक नहीं करेगा और हम अपना स्टैंड ले पाएंगे। तो क्या चाहिए, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, शाबाश। चलिए, बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, क्या डेफिनेशन क्या है बायो फर्टिलाइजर्स का। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग्स होते हैं, जो कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको बढ़ाते हैं। समझ के ना, बायो फर्टिलाइजर्स, अब हम भी तो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा रहे होते हैं, फसलों को बचा रहे होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स एनरिच करते हैं सॉइल को अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स डाल के। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ये तो समझ गए हम कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं। अब इन बायो फर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स बायो फर्टिलाइजर्स का आ गया बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो क्या क्या आ गए मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। याद कर लीजिए फिर से क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बायो फर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स है बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। You have studied about nodules on roots of leguminous plants
formed by the symbiotic association of rhizobium. क्लास 11 में आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं. मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया जाता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है लैग्यूमिनस प्लांट्स का वहां पे खास तौर पे बताया गया है कि किस तरह से लैग्यूम्स में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, किस तरह से उनकी रूट में नोड्यूल फॉर्म होता है. नोड्यूल जो फॉर्म होता है वो रूट की और राइजोबियम के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन से फॉर्म होता है. ठीक है. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक. विच इज यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट. तो खुद तो बैक्टीरिया वहां पे शेल्टर ले लेता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि लेग्यूम में बहुत अच्छी प्रोटीन्स होती हैं. जितनी भी दालें हैं बेटा वो सारी लेग्यूम्स हैं और सारी दालों में बहुत अच्छी प्रोटीन्स आपको देखने को मिलती हैं. ठीक. अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल. तो ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में था. राइजोबियम ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया, मतलब वो लेग्यूम की रूट्स के साथ उसने वहां पे चला गया, वहां पे खुद के लिए शेल्टर ले ली और उनको न्यूट्रिएंट्स दे दिए. लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो बिना किसी के साथ एसोसिएशन में, बिना किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो किए, फ्री लिविंग अकेले रहते हुए भी सॉइल में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. ऐसे बैक्टीरिया हैं एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, और ये भी सॉइल के कंटेंट को नाइट्रोजन रिच कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से प्लांट्स को वहां नाइट्रोजन मिलती है. आपको पता है कोई भी प्लांट्स जो हैं, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं प्लांट, वो इंसेक्टिवोरस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन सही से नहीं मिलता है. वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है. क्लियर ना. तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी जो हैं वो सॉइल में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. कौन से आए बेटा, वो एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. तो ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं जो बिना किसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के, अनलाइक राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वहीं एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर जो हैं वो बिना किसी एसोसिएशन के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे. क्लियर. मतलब बायो फर्टिलाइजर्स तो बहुत अच्छे हैं. कोई और आवाज आ रही होगी ना, यहाँ ये आंटी लोग बड़ा परेशान करते हैं, बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं. ठीक है. तो वो आवाज इग्नोर करना, मेरी आवाज पे फोकस करना. अच्छी आवाज तो है, अच्छा सुनाई देता है ना तुम्हें. ठीक है. फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, माइकोराइजा. देखिए यहाँ देखिए, पहले जो आपने पढ़ा, जो राइजोबियम पढ़ा, फिर आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए अलग बैक्टीरिया पढ़े, एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. फिर आ गया फंजाई, क्योंकि हमने 3 सोर्स पढ़े थे बायो फर्टिलाइजर्स के, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमने कंप्लीट किया. अब बात आती है फंजाई की. तो हम जानते हैं कि फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है प्लांट्स के साथ, और मोस्ट ऑफ जो फंगस हैं वो जीनस ग्लोमस के होते हैं. ग्लोमस जीनेरा के. ग्लोमस एक फंगस है, ठीक है, जो मोस्टली प्लांट के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन में रहती है. हायर प्लांट के साथ जब एसोसिएशन में होता है फंजाई, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं. एक्टोमाइकोराइजा भी होता है, एंडोमाइकोराइजा भी होता है. जो रूट के अंदर जाके रहेगा, कॉर्टेक्स में, रूट के कॉर्टेक्स में जाके रहेगा, वो एंडोमाइकोराइजा होगा. जो बाहर रहता है वो एक्टोमाइकोराइजा होता है ना. अब फंगल सिम्बायोट क्या करता है इन एसोसिएशन में, फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant. Very good. फंगस का काम है कि वो प्लांट को आसपास से मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाके देगा, लेकिन खास तौर पे फॉस्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है फंगस और प्लांट को दे देता है. Plant having such association show other benefits also. तो ऐसी एसोसिएशन जिन जिन प्लांट्स में होती है, उन प्लांट को और भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि उनको रूट रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन.
रूट में जो बीमारी कर सकते हैं पैथोजन वो नहीं आएंगे, उसके लिए रेजिस्टेंट रहेंगे प्लांट्स। दूसरा, सैलिनिटी, ज्यादा जहां पे नमक होगा, ज्यादा जहां पे सूखा होगा, उसके लिए भी टॉलरेट रहेंगे। और ओवरऑल इंक्रीज करेंगे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आंटी लोग बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस रहेगा बेटा रूट बॉन्ड पैथोजन के लिए, टॉलरेंस रहेगी सैलिनिटी एंड ड्राउट के लिए, और ओवरऑल इंक्रीज रहेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फंगल सिम्बायोट में क्या दिया प्लांट को बदले में? फॉस्फोरस दिया। लेकिन क्या आप बताएंगे कि यहां से फंगस को क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ। फंगस को खाना पीना मिलेगा और शेल्टर मिलेगी, ठीक है। फंगस हेटेरोट्रोपस है, ठीक है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, कहां से लेगा? पेड़ से लेगा। शेल्टर किसने दी? पेड़ ने दी। बदले में फंगस ने क्या दिया? फॉस्फोरस दिया। क्लियर? साइनोबैक्टीरिया। अब हमारे पास तीसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंगस हमने पढ़ लिया। तीसरा हमारे पास आ गया बच्चे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix nitrogen, Arabina, Nostoc, Oscillatoria। देखिए +1 में आपने पढ़ा होता है, आपने देखा होता है फिलामेंटस इस तरह से एक साइनोबैक्टीरिया बनाया गया होता है, ठीक है। और उसके बाहर जो है वो म्यूसिलेजिनस शीट भी दिखाई गई होती है ना। फिर वहीं पे एक जगह पे क्या होगा? एक जगह पे आपको यहाँ पे हिटेरोसिस दिखाई देता है। ये हिटेरोसिस ही वो स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर रहता है बेटा, जिस स्ट्रक्चर को हम हिटेरोसिस कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है। तो कौन कौन से? नॉस्टॉक, एनाबिना ही +1 की एनसीईआरटी बोलती है। ऑसिलेटोरिया एक और साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना काम करता है। पैडी फील्ड में, मतलब राइस फील्ड में, ठीक है, राइस फील्ड में जो है वो साइनोबैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करता है। दरअसल पैडी फील्ड में एजोला एक टेरिडोफाइट है, अगर वो भी होगा, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएशन में होता है एनाबिना, ठीक है। एनाबिना, फिर ये दोनों मिलके जो हैं राइस फील्ड्स में अगर होंगे तो वहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे? फिर बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे, और राइस को अच्छे से अपने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। तो ना सिर्फ साइनोबैक्टीरिया न्यूट्रिएंट देगा बल्कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करेगा सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस टाइम करंटली हमारे देश में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं कमर्शियली अवेलेबल हैं मार्केट में, और फार्मर्स जो हैं इनको रेगुलरली यूज कर सकते हैं अपनी फील्ड में, ताकि अच्छे से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेनिश किया जा सके और बायो फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस को रिड्यूस किया जा सके। तो कमी नहीं है अभी हमारे देश में बायो फर्टिलाइजर्स की ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा महंगे होते हैं ना, और तो बहुत सारे किसान जो हैं वो इन बायो फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर पाते हैं। हालांकि अवेलेबल बहुत है, यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और पढ़ लिया आपने बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपने फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी पढ़ा। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आपने कौन सा पढ़ा? बताइए, फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आपने कौन सा पढ़ा? एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा पढ़ा? जल्दी से बताइए। राइसोबियम। और फिर क्या पढ़ा आपने? फंगस पढ़ा। फंगस का मेनली कौन सा चेहरा? ग्लोमस। और साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से? साइनोबैक्टीरिया में आपने पढ़ा नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं भूलना है। चैप्टर क्लोज, वेरी गुड। मिलते हैं अब इकोलॉजी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।